हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका एक बार फिर से फाइटर 1.0 बैच में। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है मानव जनन। शुरू करते हैं। मानव जनन क्या कहा गया है इस पॉइंट में, और एनसीईआरटी इस बारे में क्या कहती है कि जैसा कि आप जानते हैं, मानव लैंगिक रूप से जनन करने वाला प्राणी है। ये बात सही है। लैंगिक जनन की क्या क्या विशेषताएं होती हैं। लैंगिक जनन में युग्मकों का निर्माण होता है। युग्मकों के निर्माण के बाद उन दोनों युग्मकों का संलयन या फ्यूजन होता है, जिसके परिणाम स्वरूप बनता है जायगोट। और जायगोट में फिर विभाजन होते जाते हैं, फिर वो एक कोश की संरचना एक बहुकोश की संरचना में बदल जाती है। देखते हैं एक एक करके। और सजीव प्रजक मतलब यहां पर हम बात कर रहे हैं किसकी, वीवीपेरस की। कि जो इंसान है वो कैसा है, वीवीपेरस है, मतलब वो बच्चों को जन्म देता है या जरायुज प्राणी है। मानवों में जनन घटना के अंतर्गत जैसा कि अभी कहा कि क्या क्या घटनाएं हैं जो उसमें शामिल हैं। देखते हैं इस चीज को एनसीईआरटी ने क्या कहा। जनन घटना के अंतर्गत युग्मकों की रचना, जिसे हम लोगों ने नाम दिया क्या, गैमेटोजेनेसिस। तो एक घटना हमारे पास क्या हो गई, गैमेटोजेनेसिस हो गई, जिसे हिंदी में उन्होंने क्या कहा, युग्मक जनन, ये लिखा है। दूसरा क्या है, अर्थात पुरुष में शुक्राणुओं का बनना कहलाता है स्पर्मेटोजेनेसिस, तथा स्त्री में अंडाणु का बनना कहलाता है oogenesis। स्त्री जनन पथ में शुक्राणुओं का स्थानांतरण, इसे कहा जाता है वीरसेचन। अंग्रेजी में इसे कहा जाता है इंसमाइनेशन, मतलब शुक्राणुओं का मादा के शरीर में प्रवेश। वीरसेचन और पुरुष तथा स्त्री के युग्मकों का संलयन, जिसे उन्होंने नाम दिया है निषेचन, या इसे कहा जाता है फर्टिलाइजेशन। तो अगली स्टेप क्या हो गई, फर्टिलाइजेशन हो गई, जिसके कारण क्या बनता है, जिसके कारण युग्मनज का निर्माण होता है। तो निषेचन का एंड प्रोडक्ट क्या होता है, जायगोट। तो हम यहां पे बोल सकते हैं क्या हो रहा है, जायगोट फॉर्मेशन हो रहा है। तो अगली चीज हमारे पास क्या हो गई, जायगोट फॉर्मेशन। इन सभी घटनाओं को हम एक बार डिटेल में भी पढ़ेंगे। शामिल हैं इसके बाद कोरक पुटी या ब्लास्टोसिस्ट की रचना और परिवर्धन, और इसका गर्भाशय की दीवार से चिपक जाना। और गर्भाशय की दीवार से चिपक जाना कहलाता है अंतररोपण, या इसे कहते हैं इम्प्लांटेशन। एक चीज हमारे पास क्या हो गई, इम्प्लांटेशन हो गई, अंतरोपण। फिर क्या हो गया, भ्रूणीय परिवर्धन, जिसे नाम दिया उन्होंने गर्भावधि। गर्भावधि को अंग्रेजी में कहा जाता है गैस्ट्रेशन पीरियड। क्या बोलते हैं इसे, गैस्ट्रेशन पीरियड, जो मानव में लगभग 9 महीने के करीब होता है। शिशु का जन्म, और शिशु के जन्म को कहा जाता है पार्चुरेशन या चाइल्ड बर्थ। पार्चुरेशन या चाइल्ड बर्थ की क्रियाएं घटित हैं। आपने पढ़ा है कि ये जन्म घटनाएं यौवन आरंभ के पश्चात प्रारंभ होती हैं। ये काम का पॉइंट है, याद रखने के लायक है कि गैमेटोजेनेसिस जो है, अगर हम मेल की केस की बात करें तो कब स्टार्ट होती है, आफ्टर द प्यूबर्टी, है ना, यौवन आरंभ के पश्चात संपन्न होती है। पुरुष और स्त्री के बीच महत्वपूर्ण रूप से जनन घटनाएं होती हैं। उदाहरण के लिए एक वृद्ध पुरुष की बात करें, में भी शुक्राणुओं का बनना जारी रहता है। जरा देखेंगे डिफरेंस क्या है। पुरुष के केस में शुक्राणुओं का जो निर्माण होता है वो होता है आफ्टर प्यूबर्टी, प्यूबर्टी के बाद। लेकिन फीमेल के केस में जो oogenesis की घटना है वो जन्म के पहले से ही शुरू हो जाती है। एक डिफरेंस ये है। दूसरा, जैसा कि उन्होंने कहा कि पुरुष के केस में प्यूबर्टी पे स्टार्ट तो हो रहा है, लेकिन एक वृद्ध पुरुष मतलब वो उम्र भर चलता है। वृद्ध पुरुष में भी शुक्राणुओं का बनना जारी रहता है। जबकि मादा के केस में क्या हो रहा है, प्रायर बर्थ, जन्म के पहले से ही शुरू हो रहा है और एक एज ग्रुप के बाद वो बंद हो जाता है। उसमें मेस्ट्रुअल साइकिल जो है वो बंद हो जाती है, और मेस्ट्रुअल साइकिल का बंद होना ही क्या कहलाता है, मेनोपॉज कहलाता है। लेकिन स्त्रियों में अंडाणु की रचना 50 वर्ष की आयु के लगभग समाप्त हो जाती है। आइए देखते हैं दोनों में क्या क्या कहा गया है। शुरुआत करते हैं पुरुष जनन तंत्र की, कि पुरुष जनन तंत्र शरीर के पैल्विक रीजन में, श्रोणी क्षेत्र में अवस्थित होता है। इसके अंतर्गत एक जोड़ी वृषण डायग्राम में देखते हैं, और साथ में सहायक नलिकाओं के साथ साथ एक जोड़ी ग्रंथियां तथा बाह्य जननेंद्रियां शामिल हैं। देखिए, ये जो व्यू आपके में दिखाया गया है ये एक्चुअली में साइड व्यू है, कि अगर हम मानव में नर जनन तंत्र को देखते हैं तो साइड में क्या क्या चीजें दिखाई देती है।
परिभाषा के बेस पे अगर हम देखें तो हम दो चीजें बोलते हैं, एक बोलते हैं प्राथमिक जनन अंग और दूसरा बोलते हैं सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन्स। प्राइमरी सेक्स ऑर्गन उन्हें कहा जाता है जहां पर युग्मकों का निर्माण होता है। मेल के केस में वो क्या होते हैं, वृषण होते हैं। मेल के केस में उन्हें क्या कहा जाता है, वृषण कहा जाता है। वृषण के अंदर क्या होता है, शुक्राणुओं का निर्माण होता है। इनके अलावा जो भी नलिकाएं और सहायक ग्रंथियां आपको दिखाई दे रही हैं, वो सारी की सारी क्या होती हैं, सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन्स होती हैं। देखते हैं क्या क्या है। सबसे पहले देखें तो वृषण कहां रखे गए हैं, वृषण कोष में रखे गए हैं और उदर गुहा के बाहर रखे गए। एनसीईआरटी में इस चीज का भी जिक्र किया गया है कि आखिर इन्हें उदर गुहा के बाहर क्यों रखा है, तो उसका आंसर उन्होंने दिया है ताकि इनका तापमान शरीर के तापमान से 2 से 2.5 डिग्री सेंटीग्रेड कैसा रहे, कम रहे। इसके अलावा यहां से निकल रही है इपिडिडाइमस। इपिडिडाइमस आगे जाके बदल जाती है वास डिफरेंस में, जो मूत्राशय का आप देखें पूरा चक्कर लगा रही है। मूत्राशय का चक्कर लगाने के पश्चात यहां पर एक ग्रंथि है जिसे कहा गया है शुक्राशय या सेमाइनल वेसिकल। शुक्राशय की नलिका के साथ मिलकर बनाती है क्या, स्खलन वाहिनी, या इसे कहा जाता है इजैकुलेटरी डक्ट। और यही इजैकुलेटरी डक्ट एक ग्रंथि के भीतर से गुजर रही है जिसे नाम दिया गया है प्रोस्टेट ग्लैंड, और वहां से गुजरते हुए वो फाइनली खुल जाती है किसमें, मूत्र मार्ग में। मतलब मेल के केस में इसी कॉमन पाथवे से स्पर्म भी बाहर आते हैं और इसी पाथवे से मूत्र भी बाहर आता है, इसलिए इन्हें कहा जाता है यूरिनोजेनाइटल डक्ट, मूत्र जनन नलिका। यहां पर आप देखें ग्रंथियां कौन कौन सी हैं, शुक्राशय का जिक्र उन्होंने करा है, इसके अलावा प्रोस्टेट ग्लैंड का उन्होंने जिक्र करा है, और इसके अलावा कंद मूत्र पथ ग्रंथि, इसे बल्बो यूरिथ्रल ग्रंथि भी कहा जाता है, या काउपर्स ग्लैंड, एक ही नाम है, बल्बो यूरिथ्रल ग्लैंड या काउपर्स ग्लैंड कहते हैं। ठीक है। इसके अलावा अगर आप देखें तो वहां पर टेस्टिस जो है यहां से स्टार्ट होकर के इपिडिडाइमस, इपिडिडाइमस से वास डिफरेंस, वास डिफरेंस से इजैकुलेटरी डक्ट, इजैकुलेटरी डक्ट कहां खुलती है, यूरेथ्रा में। तो रास्ता भी आपसे पूछा जा सकता है कि शुक्राणुओं का पथ क्या होता है, तो ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा मानव में नर में अगर देखें तो एक्सटर्नल जेनाइटेलिया भी मौजूद है, और उस एक्सटर्नल जेनाइटेलिया को कहा जाता है पीनस या सिस्न। ठीक है। इन्हीं सब चीजों के बारे में एनसीईआरटी ने डिटेल में दिया है, एक एक करके देख लेते हैं कि नलिकाओं के साथ साथ एक जोड़ी ग्रंथियां, एक जोड़ी तो नहीं है वहां पर, अगर आप देखें शुक्राशय जोड़े में है, प्रोस्टेट ग्लैंड ये संख्या में एक है, और काउपर्स ग्लैंड या बल्बो यूरेथ्रा ग्लैंड ये भी जोड़े में ही है। आगे चलते हैं। बाह्य जननेंद्रिय के रूप में अगर हम देखो शिश्न की बात करें तो शिश्न क्या है, बाह्य जननेंद्रिय है, शामिल होती है शरीर में वृषण उदर गुहा के बाहर। इस चीज को अंडरलाइन कीजिएगा, क्योंकि जब हम फीमेल की बात करेंगे, मादा की बात करेंगे, तो वहां पर जो उनके सेक्स ऑर्गन्स हैं वो उदर गुहा में ही रखे गए हैं, जबकि नर के केस में जो प्राइमरी है वो कहां रखे गए, उदर गुहा के बाहर एक थैली या धानी में स्थित होते हैं, जिन्हें वृषण कोष या स्क्रोटम कहते हैं। और उस बात का रीजन भी इन्होंने दिया है क्या, कि वृषण कोष वृषणों के तापमान को शरीर के तापमान से, ये याद रखिएगा एनसीईआरटी में डायरेक्ट मेंशन है तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, कितना, 2 से 2.5 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान कम रखने में सहायक होता है। यहां पर लिखा भी है किस चीज के लिए, शुक्राणु जनन के लिए, है ना, स्पर्मेटोजेनेसिस के लिए आवश्यक है। इसके अलावा उन्होंने क्या लिखा है कि वयस्कों में प्रत्येक वृषण अंडाकार होता है, वो हमें दिखाई दे रहा है, जिसकी लंबाई चौड़ाई उन्होंने दी है, लंबाई लगभग 4 से 5 सेंटीमीटर और चौड़ाई लगभग 2 से 3 सेंटीमीटर, इसीलिए क्या कहा गया, अंडाकार संरचना है। वृषण सघन आवरण से ढका रहता है और प्रत्येक वृषण में लगभग 250 कक्ष होते हैं, जिन्हें हम टेस्टिकुलर लोब्यूल्स कहते हैं, है ना। आगे देखेंगे जिन्हें वृषण पालिका या टेस्टिकुलर लोब्यूल कहा जाता है। तो ये टेस्टिकुलर लोब्यूल की काउंटिंग भी आप याद रखिएगा, क्योंकि एनसीईआरटी ने अगर दिया है सीधे सीधे मतलब वो इंपॉर्टेंट है। आगे चलते हैं। आगे हमें क्या दिखाई दे रहा है, ये डायग्राम वो साइड व्यू था, है ना। यहां पर आप देखें कि प्रत्येक वृषण पालिका के अंदर, यहां पर आप देखें तो एक टेस्टिस को काट करके दिखाया गया है। क्या दिखाया गया है कि यहां पर बहुत सारी क्या है,
बहुत सारी यहाँ पर पालिकाएं बनी हुई हैं। कैसे, जरा देखिएगा, ये एक पालिका, ये दूसरी पालिका, ये तीसरी पालिका, ऐसे करके, और ऐसे करके प्रत्येक वृषण में कितनी पालिका हैं? लगभग 250। और प्रत्येक पालिका में 1 से 3 रखी होती है सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स, और इन्हीं ट्यूब्यूल्स के अंदर निर्माण होता है किसका? शुक्राणुओं का। इस चीज को देखते हैं, क्या लिखा है। प्रत्येक वृषण पालिका के अंदर 1 से लेकर 3, यहां पर इस चीज को याद रखिएगा, कितना? 1 से लेकर 3, 1 2 3 अतिकुंडलित शुक्रजनक नलिकाएं, जिन्हें अपन ने क्या कहा? सेमनीफेरस ट्यूब्यूल नलिकाएं होती हैं जिनमें शुक्राणु पैदा किए जाते हैं। मतलब कोई आपसे पूछे कि बताइए स्पर्मेटोजेनेसिस की प्रोसेस कहां होती है, तो वो होती है कहां? सेमनीफेरस ट्यूब्यूल के अंदर। प्रत्येक शुक्रजन नलिका का भीतरी भाग 2 प्रकार की कोशिकाओं से आस्तरित है। कौन कौन सी? इस चीज का डायग्राम भी एनसीईआरटी ने दिया है। समझने के लिए आप एक सिंगल डायग्राम बना सकते हैं कि यहां पर कुछ कोशिकाएं जो है पाई जाती हैं, जो कैसी होती हैं? लंबी होती हैं, और इन लंबी या स्तंभाकार कोशिकाओं को उन्होंने नाम दिया है सर्टोली कोशिका। कौन सी कोशिका? सर्टोली कोशिका। ये देखिए, यहां बीच बीच में जो कोशिकाएं पाई जा रही हैं वो कौन सी हैं? सर्टोली कोशिका। और इन सर्टोली कोशिकाओं का कार्य होता है विकसित हो रहे शुक्राणुओं को पोषण देना। ये पॉइंट आपको मिल जाएगा। जिन्हें नर जर्म कोशिकाएं कहते हैं वो ये रही, ये हमारी क्या है? नर जर्म कोशिका। और सर्टोली कोशिका, और ये जो अपने ब्लू कलर से बनाई है ये क्या है? सर्टोली सेल है। तो कितने प्रकार की कोशिकाएं हैं? 2 प्रकार की, एक है नर जर्म कोशिका और दूसरी कौन सी है? सर्टोली कोशिका। नर जर्म कोशिकाएं अर्धसूत्री विभाजन के फलस्वरूप शुक्राणुओं का निर्माण करती हैं। तो शुक्राणुओं का निर्माण कौन कर रही हैं? नर जर्म कोशिका कर रही हैं। जबकि सर्टोली कोशिकाएं जर्म कोशिकाओं को पोषण प्रदान करती है, और इनका काम क्या है? पोषण प्रदान करना। तो दोनों के कार्य इसमें लिखे गए। आगे देखते हैं। शुक्र जनन नलिकाओं के बाहरी क्षेत्र को हम लोग इंटरस्टिशियल स्पेस कहते हैं। जैसे मान लीजिएगा कि हमारे पास एक लोब्यूल में 1 से ज्यादा सेमनीफेरस ट्यूब्यूल हैं, ठीक है। तो इन सेमनीफेरस ट्यूब्यूल के बाहर का जो अवकाश है इन्हें कहा जाता है क्या? इंटरस्टिशियल स्पेस। और यहां पर जो कोशिकाएं पाई जाती हैं उन्हें कहा जाता है अंतराली कोशिकाएं या इंटरस्टिशियल सेल्स। और इन्हीं इंटरस्टिशियल सेल्स का एक नाम और है, इन्हें कहा जाता है लीडिंग सेल्स। ये वही लीडिंग सेल्स हैं जिनका जिक्र एंडोक्राइन सिस्टम में होता है, और वहां पर लिखा है कि लीडिंग कोशिकाओं से ही मेल सेक्स हार्मोन एंड्रोजन्स, या इसका एक उदाहरण देखें तो टेस्टोस्टेरोन स्रावित होता है। देखते हैं कि अंतराली अवकाश कहा जाता है, इसमें छोटी छोटी रुधिर वाहिकाएं और अंतराली कोशिकाएं, ये देखिए इंटरस्टिशियल सेल्स या लीडिंग कोशिकाएं होती हैं। लीडिंग कोशिकाएं पुंजन या एंड्रोजन, इसको याद रखिएगा, पुंजन या एंड्रोजन नामक वृषण हार्मोन संश्लेषित व स्रावित दोनों ही कर रही हैं। संश्लेषण भी कर रही हैं व स्रावित भी कर रही हैं। यहां पर कुछ अन्य कोशिकाएं भी होती हैं जो प्रतिरक्षात्मक कार्य करने में सक्षम होती हैं। पुरुष लिंग अगर हम बात करें सहायक नलिकाओं के अंतर्गत क्या क्या है? वृषण जालिका, जिसे हम लोगों ने नाम दिया रेटेटेस्टिस। इसके अलावा शुक्रवाहिकाएं वास एफरेंसिया, एपिडिडाइमस, इसके बाद वास डिफरेंसिया। तो ये सीक्वेंस भी आपसे पूछा जा सकता है, आप इसी सीक्वेंस में याद रखेंगे। इसको लिख भी देते हैं कि अगर शुक्राणुओं का पाथ आपसे पूछा जाए कि क्या क्रम है, तो हम एक स्टेप और पीछे से स्टार्ट करते हैं। हम स्टार्ट करते हैं कहां से? सेमनीफेरस ट्यूब्यूल से। कि सबसे पहले शुरुआत हुई कहां से? सेमनीफेरस ट्यूब्यूल। इसको लिख लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। क्या है? सेमनीफेरस ट्यूब्यूल। और सेमनीफेरस ट्यूब्यूल से फिर एनसीईआरटी कहती है सीधी नलिकाएं, जिन्हें बोला गया ट्यूबुलाई रेक्टाई। ट्यूबुलाई रेक्टाई, और ट्यूबुलाई रेक्टाई से फिर क्या आया? वृषण जालिकाएं, ये रहा। इसे कहा जाता है रेटे
टेस्टिस, ठीक है। और रेटे टेस्टिस के बाद क्या लिखा, शुक्रवाहिकाएं, जिसे नाम दिया गया वास एफरेंसिया, ठीक है। और वास एफरेंसिया कहां खुलेगी, तो ये खुलेगी किसमें, एपिडिडाइमस में। आगे इसी को कंटिन्यू करते हैं, एपिडिडाइमिस, और एपिडिडाइमस खुल रही है किसमें, वास डिफरेंस में, है ना। किसमें खुल रही है, वास डिफरेंस में खुल रही है, जो सेमाइनल वेसाइकल की नलिका के साथ मिलकर क्या बनाती है, इजैकुलेटरी डक्ट बनाती है। क्या बनाती है, इजैकुलेटरी डक्ट बनाती है। और यही इजैकुलेटरी डक्ट जो है यूरिथ्रा या पीनस, यूरिथ्रा के जरिए शरीर के बाहर खुलती है। तो अगर आपसे कोई क्रम पूछेगा तो यही पूछेगा, है ना, कि सही क्रम क्या है, ठीक है। आगे चलते हैं हम लोग। यहां पर डायग्राम दिया गया है, ये एनसीईआरटी का ही डायग्राम है, जरा गौर से देखें। यहां पर अंतराली कोशिकाओं का जिक्र करा गया है। ये जो डायग्राम है, जो लाइट कलर में आपको दिख रहा है, ये है किसका, सेमनीफेरस ट्यूब्यूल का। और सेमनीफेरस ट्यूब्यूल के बाहर के अवकाश को क्या नाम दिया, अंतराली अवकाश नाम दिया। क्या नाम दिया गया, अंतराली अवकाश। और अंतराली अवकाश में जो कोशिकाएं मिलेंगी उसे क्या नाम दिया गया, अंतराली कोशिकाएं या लीडिक कोशिकाएं। इसके अलावा यहां पर देखें तो स्पर्मेटोगोनिया है, और बन क्या रहे हैं, शुक्राणु बन रहे हैं। इसके अलावा बीच बीच में क्या दी गई है, वहां पे सर्टोली कोशिकाएं दी गई हैं। तो सिर्फ 3 लेबलिंग आपको याद रखनी है। डायग्राम डायरेक्ट एनसीईआरटी बेस्ड ही आएगा, तो आप बस इतना याद रखिए कहां कौन सी कोशिकाएं मौजूद हैं। आगे देखते हैं, वृषण की शुक्रजनक नलिकाएं वृषण नलिकाओं के माध्यम से शुक्रवाहिकाओं में खुलती हैं। और यह शुक्रवाहिका वृषण से निकलकर, है ना, जो वासा एफरेंसिया है, वो किसमें खुलती है, अधिवृषण में। सीक्वेंस याद रखिएगा, एनसीईआरटी में वही लिखा है, अधिवृषण में खुलती हैं, जो प्रत्येक वृषण के पश्च सतह पर क्या है, स्थित है। यह अधिवृषण शुक्रवाहक की ओर बढ़ते हुए उदर गुहा की ओर ऊपर जाती है। आप देखेंगे कि वास डिफरेंस जो है वो कहां जा रही है, उदर गुहा के अंदर वापस जा रही है। स्क्रोटम कहां है, वो कहां थे, उदर गुहा के बाहर, लेकिन वास डिफरेंस कहां जा रही है, उदर गुहा के अंदर। और मूत्राशय की ओर, ये काम का पॉइंट है, लूप बनाती है। लूप मतलब उसने उसके चारों ओर एक चक्कर लगाया। इसमें शुक्राशय से एक वाहिनी आती है, यह भी काम का पॉइंट है, कि जो स्खलन नलिका बनती है वो कहां से बनती है, शुक्राशय की नलिका, और साथ में वास डिफरेंस के मिलने से बनती है क्या, स्खलन नलिका। और मूत्र मार्ग में स्खलनीय वाहिनी इजैकुलेटरी डक्ट के रूप में खुलती है। ये नलिकाएं वृषण से प्राप्त शुक्राणुओं का भंडारण तथा मूत्र मार्ग से, आप देखेंगे कि इसी मूत्र मार्ग से क्या बाहर आ रहा है, शुक्राणु बाहर आ रहे हैं, इनका बाहर स्थानांतरण करती है। मूत्र मार्ग मूत्राशय से निकलकर पुरुष के शिश्न के माध्यम से गुजरता हुआ बाहर की ओर एक छिद्र के रूप में खुलता है, और उस छिद्र को क्या नाम दिया, मूत्राशय मुख या यूरेथ्रल मिएटस कहते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं, शिश्न पुरुष की बाहरी जननाली एक्सटर्नल जेनिटेलिया है। एक्सटर्नल जेनिटेलिया का मतलब होता है वो संरचना जो हमें बाहर से दिखाई दे रही है। तो एक्सटर्नल जेनिटेलिया क्या है, मेल के केस में एक्सटर्नल जेनिटेलिया है पीनस, ठीक है। यह विशेष प्रकार के ऊतकों का बना है। एनसीईआरटी ने सिर्फ इतना मेंशन किया है कि ये विशेष प्रकार के ऊतकों का बना है, लेकिन उनका नाम नहीं दिया। कॉर्पोरा कैवर्नोसा और कॉर्पोरा स्पॉन्जियोसा, है ना, सिर्फ आधी जानकारी उन्होंने दी है कि ये एक स्पेशलाइज्ड टिश्यू से बना है, जो शिश्न के उद्घर्षण या उठान, जिसे हम लोग कहते हैं क्या, इरेक्शन में सहायता प्रदान कर, किसमें, वीर सेचन को सुगम बनाता है। शिश्न का अंतिम वर्धित भाग, जिसे उन्होंने नाम दिया शिश्नमुंड या ग्लांस पीनस कहा जाता है, इसे क्या बोलते हैं, इसे ग्लांस पीनस, ठीक है, जो एक ढीली त्वचा से ढका होता है, जिसे अग्रच्छद या फॉर स्किन कहते हैं। ये तो बात हो गई नलिकाओं की कि कौन कौन सी नलिकाएं हैं जो उसमें सहयोग दे रही हैं, लेकिन इसके अतिरिक्त अगर आप देखें तो वहां पर कुछ ग्रंथियां भी हैं जो इस चीज में रोल प्ले कर रही हैं। एनसीईआरटी ने डायग्राम में उनको मेंशन किया है, थ्योरी में भी उनके बारे में थोड़ा बहुत लिखा है बस, कि पुरुष लिंग की सहायक ग्रंथियों के अंतर्गत एक जोड़ा, आप शब्दों पर ध्यान दीजिएगा, ये कैसी है, पेयर्ड स्ट्रक्चर है।
एक जोड़ा शुक्राशय और एक, यहां पे देखो जोड़ा नहीं लिखा है, एक प्रोस्टेट है तथा एक जोड़ा, फिर से देखिए, बल्बोयूरेथ्रल ग्रंथियां या इन्हें काउपर्स ग्रंथियां कहते हैं, पाई जाती हैं। तो क्वेश्चन ये भी पूछ सकते हैं वहां पर क्रॉस द मैचिंग में कि कौन सी संरचना युग्मित है और कौन सी संरचना अयुग्मित है। इन ग्रंथियों का स्राव शुक्रिय प्लाज्मा का निर्माण करता है। तो कोई आपसे पूछे कि बताइए वीर या सीमेन क्या होता है, तो हम बोलते हैं कि वीर या सीमेन में एक तो होते हैं शुक्राणु जिन्हें हम कहते हैं क्या, स्पर्म, और साथ में उसमें पाया जाता है क्या, प्लस ग्रंथियों का स्राव, है ना। ये तीनों ग्रंथियों का स्राव और शुक्राणु मिलकर ही क्या बनाते हैं, वीर या सीमेन बनाते हैं, ठीक है, जिसकी क्वांटिटी 3 से 5 ml पर एजैकुलेशन होती है। आगे देखें, जो फ्रक्टोज, कैल्शियम तथा कुछ एंजाइम से भरपूर होता है। बल्बोयूरेथ्रल ग्रंथियों का स्राव मैथुन के दौरान शिश्न के स्नेहन, इसको याद रखिएगा, लुब्रिकेशन प्रदान करने में भी सहायता करता है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास मादा जनन तंत्र या स्त्री जनन तंत्र। ये डायग्राम आप देखें एनसीईआरटी ने दिया है, ये साइड व्यू है। क्या क्या संरचनाएं आपको इसमें नजर आ रही हैं, यहां से वो लेबलिंग में एक आध दो शब्द हटाएंगे और पूछेंगे बताइए ये संरचना कौन कौन सी है। जैसे इसकी बात करें तो ये हमारा रेक्टम है, मलाशय है, ये वेजाइना है, ये एनल पार्ट है, वेजाइना के ऊपर क्या है, गर्भाशय है, और ये क्या है, मूत्राशय है, मूत्राशय की द्वार जो है ये रहा। इसके अलावा आप देखें यहाँ पे क्लाइटोरिस, ये संरचना को आप जरूर याद रखिएगा, इसके बारे में पूछा जा सकता है। ये होमोलैगस होता है किसके, मेल पीनस के, और ये फीमेल बॉडी का सबसे सेंसिटिव भाग माना जाता है। इसके अलावा देखें यहाँ पे बृहद भगोष्ठ, जिसे अंग्रेजी में कहा जाता है लेबिया मेजोरा, लेबिया मेजोरा, साथ में उसमें पाया जाता है क्या, लघु भगोष्ठ, इसे कहा जाता है लेबिया माइनोरा, है ना। तो लेबलिंग आप याद रखेंगे। और ये क्या है, ये वेजाइनल ओरिफिस है, ये योनि द्वार है। एनसीईआरटी ने ये मेंशन किया है कि योनि द्वार जो है आंशिक रूप से बंद रहता है, वहां पर उन्होंने पूर्ण रूप से नहीं कहा है, क्योंकि मेस्ट्रुअल फ्लूइड को बाहर आने के लिए रास्ता चाहिए तो उतनी ओपन मिलती है। और ये भी लिखा है कि योनि द्वार एक संरचना से बंद रहता है जिसे हाइमन कहा जाता है, ठीक है। देखते हैं क्या क्या चीजें दी गई हैं कि स्त्री जनन तंत्र में क्या क्या है। एक जोड़ा अंडाशय, आप इनको देखें, ये रहे हमारे पास क्या, अंडाशय के साथ साथ, अंडाशय के साथ साथ क्यों बोला, क्योंकि अंडाशय इनके प्राथमिक जनन अंग है। प्राथमिक जनन अंग वो संरचना होती है जहां युग्मकों का निर्माण होता है। मतलब मादा में या स्त्री में जो है अंडाणु का निर्माण कहां होता है, अंडाशय के अंदर होता है। एक जोड़ा अंडवाहिनी अंडाशय से निकल के अंडा मुक्त होता है और उस अंडे को कलेक्ट करने का काम कौन करती है, फैलोपियन ट्यूब करती है। तो एक जोड़ी क्या है, अंडवाहिनी या ओविडक्ट, एक गर्भाशय और एक गर्भाशय ग्रीवा और एक वजाइना होती है। साथ में बाह्य जननेंद्री, एक्सटर्नल जेनाइटेलिया, और फीमेल के केस में इस एक्सटर्नल जेनाइटेलिया को कहा जाता है वल्वा रीजन। जो संरचना हमें बाहर से नजर आती है फीमेल में, उस एक्सटर्नल अपीयरेंस, एक्सटर्नल जेनाइटेलिया को क्या कहा जाता है, वल्वा कहा जाता है। शामिल हैं जो श्रोणि क्षेत्र में होते हैं। जनन तंत्र के ये सभी अंग एक जोड़ा स्तन ग्रंथियों के साथ, इनको भी शामिल कीजिएगा, क्योंकि जो नवजात शिशु होगा उस नवजात शिशु को पोषण देने का काम कौन करेंगी, स्तन ग्रंथियां ही करेंगी। संरचनात्मक तथा क्रियात्मक रूप से संयोजित होते हैं। इस डायग्राम को समझ लेते हैं एक बार। यहां पे देखें क्या क्या दिख रहा है कि अंडाशय या डिंब ग्रंथि, ये वो संरचना है जहां पे अंडाणु का निर्माण हो रहा है, और यहां से अंडे को कलेक्ट किसने किया, फैलोपियन ट्यूब ने किया, जिसके अलग अलग भाग हैं। एक है झल्लरी, जिसे नाम दिया उन्होंने फिम्बरी, ये वो संरचना है जो मुक्त अंडाणु को ग्रहण करेगी। उसके बाद एक कीपनुमा भाग है जिसे नाम दिया कीपक या इनफंडिबुलम, क्या बोला इसे, इनफंडिबुलम। एक फूला हुआ हिस्सा है जिसे एम्पुला या तुम्बिका कहते हैं। एक संकीर्ण पथ है जिसे इस्थमस कहते हैं। यहां से होता हुआ हम कहां पहुंच गए, गर्भाशय की गुहा में, और इसके ऊपर वाला हिस्सा क्या कहलाता है, फंडस कहलाता है।
गर्भाशय में उन्होंने 3 स्तर का जिक्र करा है। एक गर्भाशय अंतः स्तर है, इसे एंडोमेट्रियम कहते हैं। दूसरा मध्य स्तर है जो पेशियों का बना है, इसलिए उन्होंने लिखा भी है पेशी स्तर, इसे मायोमेट्रियम कहते हैं। और साथ में जो बाहर वाला हिस्सा है जिसे परिगर्भाशय या पेरीमेट्रियम कहते हैं। मतलब गर्भाशय में कितनी भित्तियां हैं? 3, है ना। बाहर वाली पेरीमेट्रियम, बीच वाली मायोमेट्रियम और अंदर वाली एंडोमेट्रियम। यहां पर एक ग्रीवा नाल पाई जाती है और जो खुलती है कहां पर? योनि में। योनि जो है इनमें कॉपुलेटरी ऑर्गन है, मतलब मैथुन या संभोग के दौरान कौन सा अंग भाग लेता है तो वो क्या है? योनि है। आगे चलते हैं हम लोग, क्या कहा गया है? जिसके फलस्वरूप अंडोत्सर्ग, अंडोत्सर्ग का मतलब होता है अंडाणु का मुक्त होना। कहां से? अंडाशय से। अंडाशय से अंडाणु का मुक्त होना ही क्या कहलाता है? अंडोत्सर्ग कहलाता है, ओव्यूलेशन कहलाता है। उसके बाद क्या होगा? निषेचन। शुक्राणु और अंडाणु का मिलना क्या कहलाता है? निषेचन या फर्टिलाइजेशन कहा जाता है, जिसके परिणाम स्वरूप क्या होती है? प्रेगनेंसी होती है। क्या होती है? प्रेगनेंसी। शिशु जन्म पार्चुरेशन हो गया। शिशु की देखभाल की प्रक्रियाओं में सहायता मिलती है। आगे चलते हैं। अंडाशय स्त्री के प्राथमिक लैंगिक अंग है, ये पॉइंट यहां पे लिखा हुआ है ना, जिसका जिक्र हम लोगों ने करा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि प्राथमिक लैंगिक अंग का मतलब क्या होता है कि यहां पर निर्माण होता है किसका? अंडाणु का, जो स्त्री युग्मक जिसे अंडाणु या ओवम और कई स्टीरॉयड हार्मोन उत्पन्न करते हैं। यहां से आप देखें ईस्ट्रोजन भी निकलता है, प्रोजेस्टेरोन भी निकलता है। उदर के निचले भाग के दोनों ओर एक एक अंडाशय स्थित होता है। मतलब अंडाशय कैसे है? एक युग्मित संरचना है, जोड़े में पाई जाती है। प्रत्येक अंडाशय की लंबाई 2 से 4 सेंटीमीटर के लगभग होती है और यह श्रोणि भित्ति तथा गर्भाशय के स्नायु, ब्रॉड लिगामेंट, है ना, द्वारा जुड़ा होता है। प्रत्येक अंडाशय एक पतली उपकला से ढका होता है जो कि अंडाशय पीठ का स्ट्रोमा, ओवेरियन स्ट्रोमा क्या होता है बताएंगे थोड़ी देर में, जुड़ा होता है। यह स्ट्रोमा के 2 भाग होते हैं, पर्दीय भाग को कॉर्टेक्स और केंद्रीय भाग को क्या? मेडुला। अभी तक हमें जितनी भी जगह मिले यही सब तो मिले हैं कि किसी भी अंग को हमने काटा है और बाहरी संरचना हमें मिली है। जैसे कि हम वृक्क को ले लें, वृक्क में बाहरी भाग कॉर्टेक्स, केंद्रीय भाग मेडुला। जैसे कि एडिनल ग्लैंड को ले लें, बाहरी भाग कॉर्टेक्स, आंतरिक भाग मेडुला। तो जहां पर भी ऐसा होता है हम यही बोलते हैं। तो यहां पर भी उन्होंने यही कहा है कि यह पीठ का 2, एक पर्दीय क्या? वलकोट और एक आंतरिक क्या? मेडुला में विभक्त होता है। अंडवाहिनियां, जिन्हें हम लोगों ने फैलोपियन नलिका कहा, गर्भाशय तथा योनि मिलकर स्त्री की क्या? सहायक नलिकाएं, इन्हें सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन कहेंगे। प्रत्येक डिंबवाहिनी नली की लंबाई, अब चूंकि ये डाटा एनसीईआरटी में दिया है तो आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, कितना है? 10 से 12 सेंटीमीटर लंबी होती है, जो प्रत्येक अंडाशय की परिधि से चलकर, जरा गौर से देखिएगा, यही डायग्राम यहां पे दिया गया था कि अंडाशय की परिधि से चलकर कहां तक जाएगी? वो गर्भाशय तक लेकर जाएगी। जो गर्भाशय तक जाती है, अंडाशय के ठीक पास डिंब वाहिनी का हिस्सा कैसा है? कीप के आकार का होता है, जिसे कीपक या इनफंडिबुलम कहा जाता है। और इस कीपक के किनारे उंगली सदृश फिंगर लाइक प्रोजेक्शन, प्रक्षेप होते हैं, जिन्हें झालर या फिम्बरी कहते हैं। थोड़ी देर पहले डायग्राम में भी यही चीज आपको दिखाई थी। अंडोत्सर्ग के दौरान अंडाशय से उत्सर्जित अंडाणु को संग्रह करने में ये झालर सहायक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा कि झालर क्या कर रही है? जो अंडाशय से अंडा मुक्त हो रहा है उसे कलेक्ट कर रही है। कीपक आगे चलकर अंडवाहिनी एक चौड़े भाग में खुलता है, जिसे तुम्बिका या एम्पुला कहते हैं। अंडवाहिनी का अंतिम भाग, अंतिम भाग मतलब शुरुआत कहां से हुई है? झालर से हुई है। तो जो प्रोक्सिमल पार्ट है वो कौन सा है? झालर। जो डिस्टल पार्ट है वो कौन सा है? यूट्रस की तरफ वाला। संकीर्ण पथ या इस्थमस में एक सक्रिय अवकाशिका ल्यूमेन होती है, जो गर्भाशय को जोड़ती है। गर्भाशय कितना है? केवल एक होता है, ऐसा डायरेक्ट सीधे सीधे लिखा हुआ है। आप देखें अंडाशय कितने युग्मित है?
फेलोपियन ट्यूब कैसी है, युग्मित है। गर्भाशय, ग्रीवा और योनि कैसी है, एकल है। इसे बच्चादानी या वॉम्ब स्पेलिंग याद रखिएगा, कभी दिया जा सकता है इंग्लिश मीडियम में भी। कहते हैं गर्भाशय का आकार उल्टी रखी गई नाशपाती, ये पॉइंट भी आप याद रख सकते हैं। ये पूछा जा सकता है कि गर्भाशय का शेप कैसा होता है, तो गर्भाशय का शेप उल्टी रखी गई नाशपाती। नाशपाती को अगर सीधा रखेंगे तो चौड़ा भाग कहां आएगा, नीचे, और सकरा भाग कहां आएगा, ऊपर। जबकि गर्भाशय में कैसा है, चौड़ा भाग कहां है, ऊपर, सकरा भाग कहां है, नीचे। इसलिए क्या लिखा, उल्टी रखी गई नाशपाती के जैसा होता है। यह श्रोणि भित्ति से स्नायु द्वारा जुड़ा होता है। गर्भाशय एक पतली ग्रीवा, ग्रीवा वही सर्विक्स, द्वारा योनि में खुलता है। ग्रीवा की गुहा को ग्रीवा नाल या सर्वाइकल कैनाल कहते हैं, जो योनि के साथ मिलकर क्या बनाती है, जन्म नाल, बर्थ कैनाल बनाती है। ये क्या बनाती है, बर्थ कैनाल की रचना करती है। आगे चलते हैं हम लोग। गर्भाशय की भित्ति ऊतकों की, गर्भाशय की भित्ति ऊतकों की तीन परत, कौन कौन सी, बाहरी पतली, इस शब्द को ध्यान दीजिएगा, झिल्लीमय स्तर को पेरीमेट्रियम कहते हैं, और मध्य की मोटी कौन सी पेशी, इसको याद रखिएगा, चिकनी पेशी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जब हम लोग पार्चुरेशन पढ़ेंगे, प्रसव पढ़ेंगे, उस दौरान इस मायोमेट्रियम का जिक्र आएगा। गर्भाशय पेशी स्तर मायोमेट्रियम और आंतरिक ग्रंथिल स्तर को क्या, गर्भाशय अंतर स्तर या एंडोमेट्रियम कहते हैं, जो गर्भाशय गुहा को स्तरित करती है। आर्तव चक्र मेंस्ट्रुअल साइकिल के दौरान गर्भाशय के एंडोमेट्रियम में चक्रीय परिवर्तन होते हैं। देखिए दो शब्द आते हैं, अगर एक ये पूछा जाए कि प्रसव में कौन सी लेयर हेल्प करती है, तो प्रसव में हेल्प करती है मायोमेट्रियम, लेकिन मेंस्ट्रुअल साइकिल आर्तव चक्र के दौरान साइक्लिक चेंज किसमें होती है, तो आंसर आता है क्या, एंडोमेट्रियम। जबकि गर्भाशय पेशी स्तर, जिसे नाम दिया मायोमेट्रियम, में प्रसव के समय काफी तेज संकुचन होते हैं। स्त्री के बाह्य जननेंद्रिय के अंतर्गत क्या है, जगन सेल है, जिसे नाम दिया गया मॉन्स प्यूबिस। बृहद भगोष्ठ है, जिसे नाम दिया गया लेबिया मेजोरा। लघु भगोष्ठ, जिसे नाम दिया गया लेबिया माइनोरा। ये वही लेबलिंग है जो साइड व्यू में आपकी एनसीईआरटी में दी गई है। और योनिक छद, इसको याद रखिएगा, हाइमन, ये वो चीज है जिसने योनि की ओपनिंग को आंशिक रूप से बंद रखा हुआ है। भगशेफ या क्लाइटोरिस आदि होते हैं। जगन सेल क्या है, वसामय ऊतकों से बनी एक गद्दी सी होती है जो त्वचा और जघन बालों से ढकी है। ये पॉइंट काम का है कि यहां पर नॉर्मल स्किन है और क्या है, वहां पर जघन बाल है। बृहद भगोष्ठ ऊतकों का मांसल वलन है, जो जघन सेल के नीचे तक फैले होते हैं और योनि द्वार को घेरे रहते हैं। लघु भगोष्ठ कहां मिलेंगे, बृहद भगोष्ठ के अंदर हमें मिलेंगे क्या, लघु भगोष्ठ। ऊतकों का एक जोड़ा वलन है और यह बृहद भगोष्ठ के नीचे स्थित होता है। योनि का द्वार प्राय, इस पॉइंट को याद रखिएगा, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इस पे डबल स्टार और डबल अंडरलाइन कीजिएगा कि योनि का द्वार प्राय एक पतली झिल्ली या योनिक छद, जिसे हमने अंग्रेजी में क्या नाम दिया, हाइमन कहा। क्या कहा, हाइमन। कहते हैं से आंशिक रूप से ढका होता है। भगशेफ एक छोटी सी उंगली जैसी संरचना है जो मूत्र द्वार के ऊपर दो बृहद भगोष्ठ के ऊपरी मिलन बिंदु के पास स्थित होती है। योनिच्छद प्राय, प्राय क्यों बोला है, क्योंकि हमेशा ऐसा नहीं है ना। एनसीईआरटी ने इस चीज का जिक्र नीचे भी करा है कि ऑलवेज ऐसा नहीं होता है कि पहले संभोग के दौरान ही ये नष्ट हो। कभी कभार संभोग के पहले भी, बिना संभोग किए भी ये हाइमन जो है वो रप्चर हो सकती है। जिन चीजों का जिक्र एनसीईआरटी ने करा है, कैसे कि पहले मैथुन के दौरान फट जाता है, ये सामान्यतः ऐसा होता है। हालांकि यह आवरण कभी कभी तेज धक्के, जिन्हें जोल्ट करके कहा, अचानक गिरने से भी फट सकता है। इसके अलावा योनि में टेम्पोन को घुसेड़ने या फिर घोड़े पर चढ़ने या साइकिलिंग के दौरान आदि खेल कूद की
सक्रिय भागीदारी से भी फट सकता है, ऐसा एनसीईआरटी ने लिखा है। कुछ औरतों का यौनिच्छेद संभोग के बाद भी बना रहता है, इसलिए यौनिच्छेद के होने अथवा ना होने की बात को किसी स्त्री के कौमार या वर्जिनिटी या यौन अनुभवों का वास्तविक सूचक नहीं माना जाता है ना। मतलब हाइमन जरूरी नहीं है कि फर्स्ट सेक्सुअल इंटरकोर्स के दौरान ही रप्चर हुआ हो, वो इनमें से किसी फिजिकल एक्टिविटीज की वजह से भी रप्चर हो सकता है। दूसरा देखिए, यहां पर एनसीईआरटी ने एक शब्द का जिक्र और करा था, ब्रेस्ट या स्तन के कार्यशील स्तन। यहां पे देखिए, कार्यशील स्तन ग्रंथि सभी मादा स्तनधारियों का विलक्षण है। यहां पे दो शब्दों पे फोकस कीजिएगा। अगर वो इस कार्यशील शब्द को नहीं लगाते, सिर्फ इतना बोलते हैं कि स्तन ग्रंथि किसका लक्षण है, अगर वो स्तन ग्रंथि किसका लक्षण है पूछ रहे हैं, तो वो मादा और नर दोनों आ जाएंगे। लेकिन चूंकि उन्होंने शब्द क्या लगाया, कार्यशील, तो फंक्शनल किस में होती है, फीमेल में, मेल में फंक्शनल नहीं होते हैं। क्योंकि तो कार्यशील शब्द लगाया इसलिए उन्होंने क्या लगाया, मादा स्तनधारियों। ठीक है। स्तन ग्रंथियां युग्मित संरचना है, जोड़े में होती हैं, जिनमें ग्रंथिल ऊतक और विभिन्न मात्रा में वसा होते हैं। प्रत्येक स्तन का ग्रंथिल ऊतक 15 से 20, इस पॉइंट को याद रखिएगा, अभी डायग्राम को भी एक्सप्लेन करते हैं। स्तन पालियों, जिन्हें मेमरी लोब्स कहा जाता है, में विभक्त होता है। इसमें कोशिकाओं के गुच्छे होते हैं, जिन्हें उन्होंने नाम दिया है कूपिकाएं। क्या नाम दिया गया है, कूपिकाएं, जिन्हें कूपिका कहते हैं। कूपिकाओं की कोशिकाएं दुग्ध स्रावित होता है इनमें, जो कूपिकाओं की गुहा अवकाशिका में एकत्र होता है। कूपिकाएं स्तन नलिकाओं में खुलती हैं और प्रत्येक पाली की नलिकाएं मिलकर स्तन वाहिनी मेमरी डक्ट का निर्माण करती हैं और कई स्तन वाहिनियां मिलकर एक वृहद स्तन तुम्बिका बनाती हैं, जो दुग्ध वाहिनी या लैक्टिफेरस डक्ट से जुड़ी होती है, जिसमें कि दूध स्तन ग्रंथियों से क्या होता है, बाहर निकलता है। जरा इस डायग्राम को देखिएगा। यहां पर एनसीईआरटी ने जिस जिस शब्द का जिक्र करा है उस सीक्वेंस को आप याद रखिएगा। यह सीक्वेंस आपसे पूछा जा सकता है। जैसा एनसीईआरटी ने कहा, क्या क्या कहा एनसीईआरटी ने, एनसीईआरटी ने कहा कि हमारे पास लोब है, लोब कितने हैं, 15 से 20। तो यहां पर जो उन्होंने कहा स्तनपाली या लोब, ये कितने हैं, 15 से 20, ऐसा डाटा एनसीईआरटी ने बोला है। और यहां पर उन्होंने ये भी बोला कि अगर हम इन लोब की बात कर रहे हैं तो इनके अंदर हमें क्या मिल रही है, कूपिकाएं। तो अगली चीज हमारे पास क्या है, एल्वियोलाई। एल्वियोलाई कहां खुल रही है, स्तन नलिका। तुम्बिका एम्पुला रीजन ये इसका है। फिर वो कहां खुल रही है, लैक्टिफेरस डक्ट, दुग्ध वाहिनी, जो खुल रही है कहां पर, निप्पल या चूचुक पर। ठीक है। निप्पल एक डार्कली पिगमेंटेड एरिया होता है और इस डार्कली पिगमेंटेड एरिया के आसपास का एरिया भी डार्कली पिगमेंटेड होता है, जिसे एरियोला कहा जाता है। तो ये सीक्वेंस जो एनसीईआरटी में दिया है उसको आप याद रखिएगा। जो स्तन होते हैं वो वक्ष में, आप देखें यहां पर क्या है, वसा का जमाव है, साथ में यहां पर पसलियों को भी बताया गया है और पसलियों के बीच की पेशियों को भी, और इसके अलावा यहां पर पेक्टोरलिस मेजर मसल का भी जिक्र करा गया है। तो इस डायग्राम को आप ध्यान से देख के जाइएगा और इस सीक्वेंस को याद रखिएगा। आज के लेक्चर में हम इतना ही है, अगले लेक्चर में हम लोग आगे पढ़ेंगे। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच, थैंक्स अ लॉट।